हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार और स्वागत है आप सभी का मॉडर्न क्लासेस में। हम सभी क्लास 10th के सिलेबस को रीड कर चुके थे कि क्या क्या पढ़ने हैं क्लास 10th में। आज से हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, मतलब कि वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग रियल नंबर भी बोलते हैं। क्लास 9th में आप लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति चैप्टर में आप लोग को बतलाया गया होगा कि जो संख्या पद्धति में संख्या नंबर सिस्टम जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। मतलब कि वास्तविक संख्या एक आप लोग का सिलेबस है क्लास 10th का, जिसमें क्लास 9 में आप लोगों को इस तरीके से बताया गया होगा कि संख्याओं के समूह को हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। और संख्या पद्धति जो है उसको 2 टाइप्स में हम लोग रीड करते हैं। 2 टाइप्स में करने का मतलब कि एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। तो आप लोग का जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या, और हम इस पर कुछ डिस्कशन किए थे कि वास्तविक संख्या जो है उसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या में आप लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना है, और उसके बाद पढ़ना है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मतलब कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ना है। और इसमें इस तरीके से शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव क्या होता है, और कुछ इरेशनलिटी के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब कि आप लोगों से पूछा जाता है √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके बताइए। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके बताइए। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और ये इसमें एक ऐसा हम पैटर्न बना के चल रहे हैं कि इसमें आपको टाइप पे टाइप जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग को इसमें देखने को मिलेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस आप लोग को टाइप पे टाइप करा रहे हैं, अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमको नहीं लगता कि आप लोग एनसीईआरटी बुक नहीं बना सकते हैं, आप लोग केसी सिन्हा का बुक नहीं बना सकते हैं। मतलब कि आप लोग इसको अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो समझ जाइए कि टोटली बुक का आप लोग सोल्यूशंस मतलब 80% या 70% आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे, क्वेश्चंस कराने से पहले आप लोग को हम जितने भी बेसिक चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग को हम बतलाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संख्या पद्धति क्या होता है। तो जितनी भी संख्याएं आप लोग को देखने को मिलती है, जितनी भी संख्याएं होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए √2 दिख गया, 1/2 दिख गया, -1/2 दिख गया, और जितनी भी आप लोग को संख्याएं दिखती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं, यानी कि नंबर सिस्टम होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि √2 ये भी एक क्या है, कोई ना कोई एक नंबर है, एक अंक है। यहाँ से -4 ये भी क्या है, कोई ना कोई एक संख्या है। तो यहाँ से इस तरीके से √2, √-4, 1/2, 5/4, ठीक है, -1/3, इस तरीके जितनी भी संख्याएं दिखती हैं वो क्या है, नंबर सिस्टम ही है, मतलब कि संख्या पद्धति है। तो संख्या पद्धति का अगर डेफिनेशन बोला जाए तो संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं। और संख्या पद्धति हम लोग दो रूपों में पढ़ेंगे। एक होता है, देखिए यहाँ से संख्या पद्धति में हम लोग पढ़ना है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या आप लोग जानते होंगे, नॉर्मली बताया गया होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या के बाद काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या ना हो वही क्या होता है, काल्पनिक संख्या होता है। मतलब कि जो वास्तविक संख्या नहीं होता है उसको हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या ही आप लोग का सिलेबस है। हालांकि काल्पनिक संख्या जो है ना, इसको आप लोग 11th क्लास में देखेंगे। 11th क्लास में एक चैप्टर है सम्मिश्र संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये काल्पनिक संख्या का जो भी टॉपिक है आप लोग क्लास 11th में इसको पढ़ेंगे। क्लास 10th का जो सिलेबस है वो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। तो हम लोग वास्तविक संख्या देखेंगे, परिमेय संख्या देखेंगे क्या होता है, अपरिमेय संख्या देखेंगे। बाकी बेसिक चीज़ें पूर्णांक संख्या आप लोग को पता ही होगा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। तो एक एक चीज़ का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, तो आप लोग बताते हैं जितनी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वास्तविक संख्या बोलते हैं। और वास्तविक संख्या के बाद बात की जाए काल्पनिक संख्या की, तो जो भी संख्याएं वास्तविक ना होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक। मतलब कि अगर कोई भी संख्या वास्तविक नहीं है, जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर -4, ये -4, रूट के अंदर -4,
तो रूट के अंदर -4 है, इसका मतलब ये है कि ये एक वास्तविक संख्या नहीं है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। और इसका सॉल्यूशन भी आप लोग क्लास 10 के अकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है। अब ये 11th क्लास में आप लोग पढ़ते तो इसका वैल्यू आप लोग बता सकते थे। खैर छोड़ते हैं इसको, हम लोग वास्तविक संख्या को देखते हैं। तो वास्तविक संख्या जो होता है वो आप लोग को बता चुके हैं कि परिमेय और अपरिमेय का क्या होता है, एक कम्बिनेशन होता है, इसका एक समूह होता है। उसके बाद पूर्णांक संख्या पढ़ने हैं, प्राकृतिक संख्या पढ़ने हैं, पूर्ण संख्या पढ़ने हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग और क्या क्या पढ़ने हैं। और पढ़ना है कि भाज्य संख्या किसे कहेंगे, उसके बाद अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, सअभाज्य संख्या किसे कहेंगे, को प्राइम नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब संख्याएं देखेंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या बोलते हैं। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी बहुत सारा है, 5, 22/7, 0, 1, √2 पाई, ये सभी की सभी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अब देखिए वास्तविक संख्या के बाद डिफिनेशन है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती हैं, वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल भी है कि रूट में -2, रूट में -4 डॉट डॉट etc। ठीक है ना, ये सभी क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। अब आगे बात करते हैं वास्तविक संख्या को, और डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि वास्तविक संख्या किस किस टाइप के होते हैं, तो हम आगे देखेंगे इसको। अब यहाँ से देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन ध्यान समझिएगा कि वैसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। फिर से मेरी बात को ध्यान सुनिएगा कि वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। अब ध्यान समझिएगा, परिमेय संख्या इतना बोलने से क्लियर नहीं हो पाएगा कि p/q के रूप में हो तो वो परिमेय संख्या होगा। इसके लिए कुछ कंडीशन भी बताना होगा। वो कंडीशन आप लोग को हम बता देते हैं कि अगर मान लीजिए परिमेय संख्या की बात की जाए तो पहला कंडीशन क्या है कि वो संख्या p/q के रूप में होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि इसमें q = नॉट 0 होना चाहिए। तीसरा कंडीशन इसमें क्या है, तो तीसरा कंडीशन ये है कि p और q एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों, तो ध्यान से देखिएगा कि कोई भी संख्या p/q के रूप में होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए 2/3, तो 2/3 क्या है, p/q के रूप में है। p के यहाँ 2 है, q के यहाँ 3 है, तो p/q के रूप में 2/3। इसी तरीके से इसमें बोला गया p और q पूर्णांक होने चाहिए। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और जीरो को ही हम लोग क्या बोलते हैं। अगर तीनों को मिला दिया जाए, एक समूह में बताया जाए कि निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में आप लोग देख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या में जीरो भी आता है, पूर्णांक संख्या में जीरो भी आता है। तो पूर्णांक संख्या में जीरो आता है तो यहाँ पर p 0 हो सकता है, p यहाँ पर 0 हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों, तो ऐसा देखेंगे हम लोग कि p 0 इसलिए हो सकता है कि 0/1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। मतलब कि 0 है और इस 0 में किसी भी नंबर का आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, 0 में आप लोग किसी भी नंबर का डिवाइड करिएगा तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन दुनिया का कोई भी नंबर है, अगर उसमें आप लोग 0 से डिवाइड करते हैं, 0 से भाग लगाते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड करने का मतलब ये है अपरिभाषित, मतलब कि इसको परिभाषित नहीं किया गया है, ये होता है अपरिभाषित। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए कि p तो 0 हो ही सकता है, अगर यहाँ पर q कहीं गलती से 0 हो गया तो ये इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा अपरिभाषित। इसीलिए यहाँ बोला जाता है q = नॉट 0। मतलब यहाँ देख सकते हैं कि p और q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अब पूर्णांक संख्या कहने का मतलब ये है कि 0 भी तो एक पूर्णांक संख्या होता है। अब 0 एक पूर्णांक संख्या होता है तो यहाँ पर p और q पूर्णांक संख्या होने चाहिए, तो q भी तो 0 होना चाहिए था। तो 0 q होता तो इसका वैल्यू क्या होता, अपरिभाषित होता। इसीलिए यहाँ पे कंडीशन लगाया जाता है
कि P और मतलब कि जो परिमेय संख्या होगा P बटा Q के रूप में होगा। अब P बटा Q के रूप में होगा तो उसमें कंडीशन में बोला गया कि P और Q क्या होने चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अगर P और Q एक पूर्णांक संख्या है तो आप लोग सोच सकते हैं कि Q जीरो भी तो हो सकता है, लेकिन अगर Q जैसे ही जीरो होगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा अनडिफाइंड, अपरिभाषित। इसीलिए यहाँ पर लिखा जाता है कि Q इक्वल नॉट जीरो। इसका मतलब आप लोग को समझ में आया गया होगा। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग कि अगर ये चीजें समझ में आ गई, जैसे कि बताइए अब ये रूट टू की बात करते हैं। रूट टू भी तो परिमेय संख्या होना चाहिए, इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि इसको भी तो √2/1 लिख सकते हैं हम लोग। अब √2/1 लिखेंगे तो P/Q के रूप में है कि नहीं, P/Q के रूप में है, लेकिन यहाँ P जो है वो एक पूर्णांक संख्या नहीं है। हम बताएं पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो ये P होगा, ये एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, जबकि √2 एक पूर्णांक संख्या नहीं होता है। तो इस तरीके से आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या का डिफरेंस आप लोग क्लियरली रूप से किस तरीके से बताएंगे, तो बोलिएगा वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जाए, अर्थात Q इक्वल नॉट जीरो हो। एवं आप लोग ये भी लगा के बोल सकते हैं कि P और Q क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, अब आगे बात की जाए अपरिमेय संख्या की, मतलब इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या बहुत ही आसान है इसका बोलना, सीधी से बोल दीजिएगा कि आप लोग की जिसको P बटा Q के रूप में ना लिखा जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में ना लिखा जाए उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अपरिमेय संख्या के बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जितनी भी संख्या रूट में होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। चीज़ें सबको समझ में आ रही हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं अगर वो रूट में है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन लगाना होगा। उसमें कंडीशन आप लोग को ये लगाने होंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोग देख सकते हैं कि √4 है, √4 कहने का मतलब ये है, ये भी तो रूट में है ना, तो रूट में है तो ये क्या है, एक पूरी वर्ग संख्या है, मतलब कि एक स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इससे 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसमें ध्यान ये देना होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, रूट में क्या नहीं होनी चाहिए, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, एक पूरे वर्ग नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, पाई को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पाई, तो पाई एक होता है अपरिमेय संख्या। पाई क्या होता है, तो पाई होता है एक अपरिमेय संख्या और इसी का वैल्यू होता है 22/7। तो 22/7 जो होता है ये होता है परिमेय संख्या। तो मेरी बात ध्यान समझिएगा कि पाई का ही ये वैल्यू है, लेकिन ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये P/Q के रूप में है और ये P/Q के रूप में नहीं है। मतलब कि ये जो 22/7 है ये एक पाई का अप्रोक्स वैल्यू है, ये एक लगभग वैल्यू है। मतलब पाई आप लोग देख सकते हैं, पाई का वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, मतलब 22/7 समथिंग कुछ और भी होते हैं जो कि हम लोग एक अप्रोक्स वैल्यू, एक लगभग वैल्यू मान के चलते हैं कि 22/7 होगा। मतलब पाई इसीलिए अपरिमेय संख्या होता है कि इसका हम लोग को वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, इसलिए पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, ये होता है लगभग वैल्यू। मतलब अगर 22/7 की बात की जाए तो होगा हो जाएगा परिमेय संख्या, लेकिन अगर पाई की बात की जाए तो पाई क्या होगा, तो पाई होगा एक अपरिमेय संख्या। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हालांकि पूछा जाता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान देंगे कि पाई जो होता है वो क्या होता है, पाई जो होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। यहाँ पर पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या के बारे में बता ही रहे थे आप लोग को। वैसी संख्या, वे संख्या जिसका धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा 0 को शामिल कर दिया जाता है, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। मतलब कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या यानी कि निगेटिव नंबर, और यह है 0। मतलब धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद बात कर ली जाए पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या भी बहुत ही आसान होता है। आप लोग पहले से जानते हो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या का भी डिफिनेशन आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग गिनती की संख्या को तो जानते होंगे, मतलब गिनती की संख्या कहने का मतलब ये है कि आप लोग गिनती करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से।
ऐसा तो आप लोग नहीं स्टार्ट करते हैं कि 0 1 2 3, नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से ही। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान समझिएगा कि गिनती की संख्या को, मतलब कि 1 2 3 4 5 की बात कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट होने वाली बात कर रहे हैं। तो गिनती की संख्या में 0 को भी क्या कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए। मतलब 0 1 2 3, मतलब गिनती की संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब यहाँ से हम लोग 0 को भी क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। मतलब गिनती की संख्या में 0 को क्या कर लें, शामिल कर ले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए ये आ गया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या ध्यान समझिएगा, इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है। तो देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या, या इसके बारे में अभाज्य संख्या के बारे में पहले बात कर लेते हैं हम, उसके बाद भाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे। मतलब कि वैसा कोई भी नंबर जिसका गुणनखंड 1 हो और वो खुद हो, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड जो हो 1 हो और वो खुद हो। मतलब इस तरीके से ध्यान से देख सकते हैं, 2 का गुणनखंड देखा जाए तो क्या होता है 1 और क्या होता है 2। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं 1 को छोड़कर, और दोनों में बात करेंगे 1 को छोड़कर। 1 को छोड़कर इसलिए बात करेंगे कि 1 जो होता है वो होता है अभाज्य संख्या होता है, एक्सेप्शन होता है। ठीक है, तो 1 को हम लोग छोड़कर बात करेंगे कि 1 को छोड़कर वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हों। मेरी बात ध्यान समझिएगा, 1 को छोड़कर, ठीक है ना, वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य भी संख्याएं से क्या हो, विभाजित हो। इसका मतलब ध्यान समझिएगा, जैसे कि 6 है, तो 6 का जो गुणनखंड है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। तो इसके कितने गुणनखंड निकल कर आए, 1 2 3 6। तो 1 को छोड़कर बात की जा रही है, 1 को छोड़कर जो स्वयं के अलावा, तो स्वयं हो गया 6 के अलावा अन्य संख्या से विभाजित होती हो। मतलब मेरी बात ध्यान समझिएगा, 1 को छोड़कर वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य संख्या से क्या हो, विभाजित होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। या इसका आप लोग डिफिनेशन इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है। 2 से अधिक होता है मतलब एक तो होता ही है और वो खुद तो होता ही है, उसके अलावा भी गुणनखंड से ज्यादा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम लोग भाज्य संख्या। अब मेरी बात ध्यान समझेंगे, यहाँ पर भाज्य संख्या तो सबको समझ में आया होगा, फिर से रिपीट कर देते हैं कि वैसी 1 को छोड़कर, पहले तो आप लोग बोलिएगा इस तरीके से डिफिनेशन सजा के बोलिएगा, 1 को छोड़कर वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा, स्वयं क्या है इसका 6, जो स्वयं के अलावा अन्य संख्या से क्या हो, विभाजित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या का डेफिनेशन याद हो गया, तो अभाज्य संख्या का भी डेफिनेशन आप लोग बता सकते हैं। तो अभाज्य संख्या का डेफिनेशन देखिए क्या है, प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या डेफिनेशन जो होता है, 1 को छोड़कर वे संख्या जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। मतलब ध्यान समझिएगा। इसी तरीके से मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं 7। तो 7 को देखिएगा कि 1 को छोड़कर, पहले तो बोलना है 1 को छोड़कर, ठीक है, और यहाँ पर 7 हो गया। अब ये तो 2 ही नंबर से विभाजित होगा, एक 1 से होगा, एक 7 से होगा। तो इसमें डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि 1 को छोड़कर वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो ये बताइए, 1 को तो छोड़ ही दिया जा रहा है और 7 को, ये स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित ना हो, मतलब अन्य संख्या से क्या विभाजित हो रहा है, ये अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। बात सबको समझ में आई? या इसका आप लोग डिफिनेशन इस तरीके से भी बोल सकते हैं अभाज्य संख्या का कि वैसी संख्या जो 1 से और खुद से विभाजित हो, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब बात कर ली जाए भाज्य संख्या की, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो होती है 4 जो होता है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है। और बात की जाए अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या
क्या होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया कि भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। अब हम लोग आगे के टॉपिक को बात करते हैं कि आगे का टॉपिक क्या है। देखिए अब देखते हैं हम लोग सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, इसका आप डेफिनेशन देख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ संख्या का गुणनखंड 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए इसका बहुत सारे एग्जांपल भी, 5, 8, 2, 5, 7, 8। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 2, 5 है। ठीक है, तो 2, 5 में अगर 2 का हम गुणनखंड निकालें तो कितना होगा? 2 गुणे 1। 5 का गुणनखंड निकालें तो कितना होगा? 5 गुणे 1। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा आप लोग कि 2 या 2 से अधिक वे संख्या, अभी तो हम लोग 2 संख्या में देख रहे हैं, 2 संख्या में 2 या 2 से अधिक वे संख्या हैं जिनका उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन, उभयनिष्ठ संख्या का गुणनखंड 1 हो। उभयनिष्ठ संख्या का गुणनखंड कितना हो? 1 हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए ये 2, ये 5, इनका जो गुणनखंड निकालने के बाद कितना है? 2 गुणे 1, 5 गुणे 1। इसमें उभयनिष्ठ क्या है? एक ही तो है, एक ही तो दोनों में है, जो एक जो संख्या है दोनों में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग सअभाज्य संख्या बोलेंगे। बस कोई समझ में? फिर से हम रिपीट करते हैं कि 2 या 2 से अधिक, 2 भी संख्या हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है, मतलब 2, 5, 7 ये भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक वे संख्या जिसका उभयनिष्ठ संख्या का गुणनफल मतलब समझ रहे, गुणनफल इस तरीके से 1 हो, उभयनिष्ठ क्या हो? 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्या बोलेंगे। तो 5, 8 भी क्या है? एक सअभाज्य संख्या है। 2, 5 भी क्या है? एक सअभाज्य संख्या है। 7, 8 भी क्या है? एक सअभाज्य संख्या है। इसमें बोला जाता है कि जो को प्राइम नंबर होता है वो एक जो होता है, एक 1 जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सअभाज्य संख्या। 1 को हम लोग बोलते हैं सअभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे प्राकृतिक संख्या। तो ये तो हो गया बच्चों वाली बात, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अब ध्यान से देखिएगा, 1, 2, 3 ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर है कि नहीं है? मतलब कि प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? गिनती की संख्या है ना। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा ये। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। तो जितने भी टॉपिक था हम लोग देख चुके हैं। जैसे कि स्टार्टिंग से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें कि वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या। उसके बाद देखें काल्पनिक संख्या, और सबसे पहले हम लोग देखें संख्या पद्धति। उसके बाद हम लोग देखें परिमेय संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद देखें अपरिमेय संख्या। उसके बाद देखें हम लोग भाज्य संख्या, उसके बाद देखें तो पूर्णांक संख्या। उसके बाद पूर्ण संख्या। उसके बाद भाज्य संख्या। उसके बाद अभाज्य संख्या। उसके बाद सअभाज्य संख्या, और भी बहुत सारी संख्याएं थी। तो देखिए संख्या पद्धति जो है, ठीक है, एक बार फिर से हम टोटली आप लोग को रिकवर करा देते हैं। संख्या पद्धति, संख्याओं के समूह को हम लोग संख्या पद्धति बोलते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। उसके बाद काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो वास्तविक ना हो उसे हम लोग बोलेंगे काल्पनिक संख्या। उसके बाद बात कर ली जाए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात P और Q जो होते हैं वो पूर्णांक संख्या होते हैं, वेयर Q इक्वल नॉट 0 होता है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए अपरिमेय संख्या की, तो वैसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में न लिखा जाए उसे हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो धनात्मक, ऋणात्मक तथा 0 को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं।
पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। उसके बाद बात की जाए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो एक को छोड़कर वे सभी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से क्या हो, विभाजित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो एक को छोड़कर वे सभी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी और अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। उसका सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें दो संख्याओं का गुणनफल में एक जो उभयनिष्ठ संख्या हो वो एक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या। उसके बाद इसमें सम संख्या था, विषम संख्या था, तो सम संख्या आप लोग समझ सकते हैं कि वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा क्या हो, विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या की बात कर ली जाए तो वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। तो ये जितनी भी संख्याएं थी सभी लोग हम लोग देख लिए। अब हम लोग कल से जो स्टार्ट करेंगे, मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का, कि परमेयिका किसे कहते हैं, एल्गोरिथम किसे कहते हैं। परमेयिका, एल्गोरिथम या जो इतने भी टॉपिक्स हैं क्लास 10 के जो मेन सिलेबस में है आप लोग के, उसको हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। तो आज यहीं तक, ठीक है, धन्यवाद।